हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये चौथी क्लास है जिसमें कि हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, 10 एमसीक्यू को। आज का जो टॉपिक है वो है लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज, ठीक ना। अधिगम व अधिगम के सिद्धांत, ठीक ना। एमएड एंट्रेंस एग्जाम का ये प्रैक्टिस सेट्स है जो कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ठीक ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? अधिगम है, यानी अधिगम क्या है, कैसी प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है, ठीक ना। तो इसके द्वारा क्या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है? जैसे अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। इंसान कुछ भी सीखता है उसको हम अधिगम कहते हैं, ठीक ना। तो क्या कुछ सीखना, ऐसा कुछ सीखना जो कि इंसान उसे फिर कभी ना भूले, एक स्थायी परिवर्तन, एक स्थायी सीख जो इंसान को मिलता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसने क्या हुआ, साइकिल चलाना सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया। तो आप एक बार जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर उसे भूलते हैं क्या? नहीं ना भूलते हैं। तो अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, कि व्यवहार में स्थायी एंड अस्थायी दोनों हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है, ठीक ना। यदि आप बीएड अच्छा से पढ़े हैं तो आपको पता भी होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अधिगम में व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ठीक ना। जो अधिगम होता है वो स्थायी होता है, इंसान उसको फिर कभी नहीं भूलता है। लेकिन ये किसके द्वारा होता है? अभ्यास के द्वारा होता है, कि प्रशिक्षण के द्वारा होता है, कि अनुभव के द्वारा होता है, कि इन सभी के कारण होता है? तो आपको पता है, अधिगम जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो एक ही बार में तो सीख नहीं जाते होंगे, उसको बार बार अभ्यास करते होंगे ना। और अपने आप से तो सीख नहीं जाते होंगे, कोई उसके बारे में आपको नॉलेज देता होगा, इन्फॉर्मेशन देता होगा कि देखो बेटा साइकिल ऐसे ऐसे चलाया जाता है, आगे सीट पे बैठना रहता है, फिर पैडल को मारना रहता है, ठीक ना। तो प्रशिक्षण, आपको ट्रेनिंग दी जाती होगी कि नहीं दी जाती होगी, ठीक। फिर इसके बाद आपको अनुभव भी मिलता होगा, अपने से एक दो बार आप ट्राई करते होंगे, उसके बताने के बाद गिरते होंगे, फिर चलाते होंगे। तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से जब इंसान के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? दैट्स अ लर्निंग, ठीक ना। तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक ना। लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है? लर्निंग के लिए क्या अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन चाहिए? बिना मोटिवेशन के आप कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ठीक ना। यदि आपको साइकिल भी सीखना है तो आपको एक अभिप्रेरणा चाहिए कि मुझे साइकिल क्यों सीखनी है, ठीक ना। तो अधिगम के लिए व्यक्तित्व होना ज़रूरी है, तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। रुचि होना चाहिए कि नहीं अधिगम के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है, यदि हमको किसी चीज़ को सीखने में कोई रुचि नहीं है तो क्या हम उस चीज़ को कभी सीखेंगे? हमको साइकिल चलाना पसंद ही नहीं है, तो क्या हम साइकिल के पास भी जाएँगे? तो अधिगम के लिए मोटिवेशन और रुचि दोनों ज़रूरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एंड सी हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया के लिए एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ होता है मोटिवेशन, ठीक ना। मोटिवेशन अधिगम के लिए ज़रूरी है। फिर दूसरा है रुचि ज़रूरी होता है, ठीक ना। आपको रुचि होना चाहिए। तीसरा आपके अनुसार वातावरण होना चाहिए, ठीक ना। वातावरण भी आपके अनुसार रहेगा तभी आप सीख पाएँगे, ठीक। तो ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है अधिगम का, ठीक ना। कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार है, कि वुडवर्थ के अनुसार है, कि वाटसन के अनुसार है, कि क्रो एंड क्रो के अनुसार है? तो ये तीनों गलत है और गेट्स वाला सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, सीखना, ठीक ना। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों तीनों का अर्जन है, ठीक ना। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? सीखना है। हमारी आदतें बदल जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, हमारी जो अभिवृत्तियां हैं, हमारे जो एटीट्यूड है वो भी बदल जाता है, और उसी को हम अधिगम बोलते हैं, ठीक ना। तो ये परिभाषा किसके द्वारा है? गेट्स के अनुसार नहीं, ठीक ना। वुडवर्थ के अनुसार नहीं, वाटसन के अनुसार नहीं, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम कैसी प्रक्रिया है, ठीक ना। तो अधिगम क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है? हाँ, इसको कोई भी कहीं भी हर जगह सीखा जा सकता है, तो सार्वभौमिक है, ठीक।
जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो हाँ सही है। इंसान जन्म लेता है और जब मरता है तो वो जन्म से लेकर मरण तक सीखता है, वही क्रिया है अधिगम, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। समायोजन की प्रक्रिया है, हाँ सही। कुछ सीखने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे स्कूल में हमें रहना है तो स्कूल के नियम और कायदे और कानून को पालन करना पड़ेगा। हम टी शर्ट पहन के एकदम हीरो बन के तो स्कूल में नहीं जा सकते, हमको एक आदर्श विद्यार्थी बन के स्कूल जाना पड़ता है, तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक ना। हमें 2-2 घंटा मन लगे या न लगे पढ़ना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है सीखने के लिए, ठीक ना। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा अधिगम एक उद्देश्य से पूरी भी क्रिया है, क्योंकि अधिगम के द्वारा हम अपने उद्देश्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिगम का सिद्धांत निम्न संप्रदायों ने दिया। तो आपको पता होगा जो अधिगम की थ्योरी दी गई है वो 2 संप्रदायों के द्वारा दी गई है, ठीक ना। पहला व्यवहारवाद और दूसरा गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद के द्वारा। गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद में सिर्फ एक ही साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलर, जिनके द्वारा एक अंतःदृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया गया है। और व्यवहारवाद में 3-4 थ्योरी है, जैसे थार्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, सीएल हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, और इसके बाद आपका उनका आ जाता है इवान पी पावलाव का, उनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। तो इस टाइप से आपके 4 थ्योरी व्यवहारवाद में हैं और गेस्टाल्टवाद में 1 थ्योरी। ये पांचों थ्योरी को आपको पढ़ना है अच्छे से डिटेल की, ये थ्योरी क्या क्या बोलता है, ठीक ना। तो आप बीएड में पढ़े भी होंगे, अभी एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर से क्वेश्चन पेडागोगिस्ट टाइप का बना के दे दे, ठीक ना, तार्किक टाइप का बना के आपको दे दे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए और बी होगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है, गलती से टाइप हो गया होगा। ये मनोविश्लेषणवाद नहीं होगा, ए और बी दोनों इसका सही है, ठीक ना। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। अगला में क्या है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसका है, तो ये थार्नडाइक का सिद्धांत है, ठीक ना। और ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, ठीक ना, व्यवहारवाद के नियम पर यह सिद्धांत है, ठीक ना। थार्नडाइक ने सीखने के नियम भी कुछ दिए हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। सीखने के वे 2 प्रकार के नियम दिए थे, एक मुख्य नियम दिए हैं और 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं, ठीक ना। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इससे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन शायद दे दे, ठीक ना, पढ़ने में क्या जाता है। फिर 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव का है। इसमें क्या किए थे कि एक कुत्ता पे प्रयोग किए थे पावलाव जी, कुत्ता के सामने भोजन रखते थे और भोजन को देख के कुत्ता क्या होता था, लार टपकाता था, ठीक ना। फिर इसके बाद वो घंटी को बजाते थे और भोजन को देते थे, घंटी प्लस भोजन, ठीक ना। तो घंटी प्लस भोजन को देते थे तो भी वो लार टपकाता था। फिर क्या किए कि घंटी को बजाय भोजन नहीं दिए, फिर भी वो लार टपकाता था। तो एक अनुबंधन यहाँ पे दिखाया गया है कि घंटी से कुत्ता का अनुबंधन हो गया, उसको लगता था कि घंटी बजेगा तो भोजन मिलेगा। इसमें आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको बेहतरीन से पता चलेगा कि ये सिद्धांत क्या है, बहुत ही मज़ेदार सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सिद्धांत व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, ठीक ना। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, ठीक। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, जो कि चूहा पे प्रयोग किए थे और एक शायद कबूतर पे भी यही प्रयोग किए थे, ठीक ना। कबूतर को लाइट जलाना सिखाते हैं एक ठो में, वो अचानक सभी बटन पे ट्राई करता है और एक बार ऐसे बटन को ट्राई कर लेता है जिससे कि लाइट जल जाता है, ठीक ना। और चूहा वाला क्या होता है, और जिस बटन से लाइट जलता है उसी को वो दोबारा दबाता है, उसको पता चल जाता है कि इसको दबाएंगे तो लाइट आएगा। तो एक पुनर्बलन के सिद्धांत पे मतलब ये आधारित है, ठीक ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शायद ऑपरेशन ओरिएंट, किसी ऑपरेंट क्लासिकल, शायद इस टाइप से इसका कुछ नाम है इंग्लिश में, ठीक ना। और चूहा वाला क्या होता है कि एक बॉक्स रहता है उसमें चूहा रहता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि उसको एक थाली में बीज रहता है, ठीक ना। तो एक नली के माध्यम से बॉक्स में नली रहता है और लीवर रहता है।
क्या होता है कि चूहा जब जब लीवर पे पैर दबाता है तो दाना नली के माध्यम से उसके मुंह में आ जाता है। तो वो जब दाना को पाता है तो बार बार लीवर पे पैर दबाता है, क्योंकि उसको दाना मिलता है। तो एक पुनर्बलन का सिद्धांत होता है कि यदि कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो उसी चीज़ को हम बार बार करते हैं। यदि उस लीवर से एक हथौड़ी आता, जैसे लीवर को दबाता और चूहा के मुंह पे एक हथौड़ी पड़ता, तो वो उस लीवर को कभी नहीं दबाता। तो ठीक ना। तो इस सिद्धांत का प्रयोग मुख्यतः जब छात्रों को कोई आदत छुड़ाना हो या फिर कोई आदत उन्हें पकड़ाना हो तो उसमें हम यूज करते हैं। ठीक ना। यदि हमें छात्रों को नई आदत धराना हो या उनके व्यवहार में परिवर्तन कराना हो तो हम उसको एक रीइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक ना। उसको कुछ शाबाशी वगैरह या उसको मतलब प्रोत्साहित करते हैं, और कुछ आदत उसको छुड़वाना हो तो उसको हम दंड वगैरह दे के उस टाइप के करते हैं। ठीक ना। तो देख लीजिएगा इसमें क्या कुछ है, इसको डिटेल में मतलब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। ये भी सिद्धांत जो है ये भी व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। ठीक ना। व्यवहारवाद के अंतर्गत फिर इसके बाद क्या है कि एक गेरहमा थ्योरी है। गेरहमा क्या है? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसका है? तो ये एक गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत सिद्धांत आता है, गेस्टाल्टवाद। ठीक ना। इसको दिए हैं कोहलर महोदय ने। इसमें क्या किए थे वे? एक चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे। ठीक ना। चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे। क्या किए थे कि एक कमरा था और उसमें चिंपैंजी था और ऊपर में केला बांध दिए थे। ठीक ना। और उसमें 2-3 बॉक्स रख दिए थे। हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें एक चिंपैंजी है, ये ऊपर में केला रखा है। ठीक ना। आप केला ही समझिए इसको। और 2-3 डब्बे छोटे बड़े ऐसे रख दिए थे रूम में। ठीक ना। और ये व्यक्ति था चिंपैंजी, सुल्तान नामक था। ठीक ना। सुल्तान नाम था इसका। तो क्या होता है, ये केला को लेने का प्रयास करता है तो खूब उछल कूद मारता है, लेकिन उछल कूद से उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि इसका हाइट बहुत कम होता है। ठीक ना। फिर ये डब्बा को सोचता है कि हम रख के उस पर चढ़ के करें। तो क्या करता है कि सबसे पहले जो बड़ा वाला डब्बा था उसको रखता है, फिर उससे छोटा डब्बा को रखता है और उससे छोटा डब्बा, और इस पे चढ़ के केला को लेने का प्रयास करता है। लेकिन आपको तो पता है जब बड़े पे आप छोटा डब्बा रखेंगे तो डब्बा खसक के गिर सकता है। तो क्या होता है, पहला बार डब्बा गिर जाता है और वो शांत होकर कोना में बैठ जाता है। लेकिन उसके दिमाग में अचानक सूझ आती है कि नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। तो फिर क्या करता है कि थोड़ा मैं गलत बता दिया हूँ। ठीक ना। वो पहली बार में क्या करता है कि सबसे छोटे डब्बा को रखता है, फिर उस पे बड़े को रखता है और फिर और बड़े को रखता है, तो गिर जाता है क्योंकि छोटा वाला तो बड़े वाले को संभाल नहीं पाएगा, और फिर शांत बैठ जाता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, उसके दिमाग में अचानक सूझ आती है कि एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर क्या करता है, सबसे बड़ा रखता है, फिर उससे बड़ा, उससे जो छोटा रहता है, फिर सबसे छोटा, फिर चढ़ता है तो वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो ठीक ना। तो इसीलिए इसका नाम है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। उसको अचानक सूझ आता है। तो ये क्या है, एक कोहलर का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि अधिगम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आपको अधिगम का शाब्दिक अर्थ जान लेना है और अपने अनुसार की अधिगम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। फिर इसके बाद साइकोलॉजिस्ट के अनुसार या जो भी थिंकर हैं उनके अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है उनको पढ़ लीजिएगा। और परिभाषा पढ़ते समय जो मेन शब्द होते हैं उन पर पकड़ बनाइएगा, क्योंकि उस शब्द से ही क्वेश्चन उठा के देता है कि इनके परिभाषा में ये शब्द यूज किया गया है क्या। फिर उनको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक ना। फिर अधिगम कैसी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। ठीक ना। ये पढ़ लीजिएगा। फिर अधिगम के नियम हैं 2 प्रकार के जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम, उनको पढ़ लीजिएगा। फिर अधिगम के स्तर, सीखने के स्तर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। स्मृति स्तर, चिंतन, बोध स्तर और चिंतन स्तर, 3 प्रकार के, उनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप अधिगम के वो सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। अधिगम के सिद्धांत में आपको 4 सिद्धांत व्यवहारवाद के अंतर्गत पढ़ना होगा और 1 सिद्धांत आपको गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत पढ़ना होगा। आपको अधिगम के अंतर्गत इतना पढ़ना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो अधिगम से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाइएगा। ठीक ना। लेकिन जो भी चीज़ पढ़िएगा एकदम फैक्चुअल पढ़िएगा कि आपको फैक्ट याद रहें। ठीक ना। ये नहीं कि थ्योरी पूरा पढ़ लिए, आपको एक्सप्लेनेशन तो खूब सारा आता है लेकिन फैक्ट्स कुछ याद ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैक्ट ही मायने रखता है। स्मृति लेवल आपको अपना बढ़ाना है, मेमोरी आपको इकट्ठा करना है। ठीक ना। कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितने फैक्ट्स निकल सकते हैं वो आप
ध्यान रखिएगा पढ़ते समय, ठीक ना। तो बताना मत भूलिएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, ठीक ना। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और कमेंट कीजिएगा अच्छा अच्छा, ठीक ना। और इसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका लिंक देता हूँ, चाहे फिर पीडीएफ या फिर कोई भी एडमिशन से रिलेटेड प्रेस वगैरह रिलीज होती है तो उसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे डालता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ठीक ना।